हेलो एवरीवन, तेज पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज से मैं रेलवे के विभिन्न एग्जाम में फिजिक्स के पूछे हुए क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और उनकी व्याख्या करने वाला हूं, जिसमें आप लोग लास्ट तक बने रहें और मेरा भरपूर साथ दें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला चैप्टर है मात्रक एवं विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहते हैं? आधार राशियों की मात्रकों को मौलिक या मूल मात्रक कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वे मात्रक जो मौलिक भौतिक राशियां जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें मौलिक या मूल मात्रक कहा जाता है, क्योंकि ये अस्थायी प्रणाली के सभी अन्य व्युत्पन्न मात्रकों की बुनियाद होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। मूल व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा मात्रकों की प्रणाली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मात्रकों की प्रणाली। व्याख्या इसके देख लेते हैं। एक मात्रक प्रणाली सिस्टम ऑफ यूनिट एक पूर्ण समूह होता है जिसमें मौलिक मात्रक जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, व्युत्पन्न मात्रक जैसे न्यूटन, जूल, पास्कल दोनों शामिल होते हैं, जिनका प्रयोग सभी भौतिक राशियों को संगत रूप से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बीमा लंबाई का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। मीटर लंबाई की अस्थायी मौलिक इकाई है। खगोलीय दूरी के लिए प्रयुक्त इकाइयाँ जैसे एक खगोलीय इकाई बराबर जो होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर 3.09 गुना 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जैसे 4 नंबर है, ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। जूल ऊर्जा की अस्थायी इकाई है, जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जब 1 न्यूटन बल द्वारा कोई वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित होती है तो ऊर्जा खर्च होती है, वह क्या कहलाती है? 1 जूल कहलाती है, 1 जूल होती है। नेक्स्ट है ऊर्जा की अन्य इकाइयाँ जैसे कैलोरी। कैलोरी क्या है? सामान्यतः रसायन पोषण विज्ञान में प्रयुक्त होता है। जैसे 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.184 जूल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट परमाणु और कण भौतिकी में प्रयुक्त जो होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट चलते हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा क्या है? विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 गुना 10⁻7 जूल होता है। नेक्स्ट चलते हैं अर्घ। सीजीएस प्रणाली की इकाई। सीजीएस प्रणाली की इकाई क्या? अर्घ है। और एक अर्घ बराबर जो होता है वह 10⁻⁻7 जूल होता है। नेक्स्ट चलते हैं आवृत्ति का मापन का मात्रक क्या है? आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? यह हर्ट्ज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी वह मात्रा है जो बताती है कि प्रति सेकेंड कितने दोलन या चक्र होते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि ml पे पावर -3 जो विमा होता है किसका होता है? जैसे इसका घनत्व होता है। जैसे घनत्व बराबर जो होता है डेंसिटी बराबर जो होता है वह मास बटे वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, इसका डायमेंशन m हो जाएगा, और आयतन का जो डायमेंशन हो जाएगा अल पे पावर 3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अल क्या ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो ml पे पावर -3 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जबकि ऊर्जा कार्य दोनों के अभिमेय सूत्र जो होता है क्या होता है? ml पे पावर 2 और t पे पावर -2 होता है। और दाब जो होता है, दाब प्रेशर का जो डायमेंशन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ml पे पावर -1 t पे पावर -2 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? दाब का विमेय सूत्र जो होता है वह क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ml पे पावर 1 t पे पावर -2 होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पर अच्छे से समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। जैसे दाब प्रेशर जो होता है PRESSURE प्रेशर। दाब बराबर जो होता है, प्रेशर बराबर जो होता है ये होता है फोर्स बाय एरिया होता है। जगह फोर्स बाय एरिया, फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक यूनिट ये हो गया और एक यूनिट हो जाएगा। जैसे फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या हो जाएगा? kg हो जाएगा, और एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम फोर्स को ये लिख सकते हैं। फोर्स बराबर हो जाएगा kg इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर बटे एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर।
फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे kg इंटू मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू हो जाएगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये kg/मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन लिखेंगे, केजी के क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, बटे हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा l हो जाएगा, इंटू T⁻2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, l-1 हो जाएगा और T⁻2 हो जाएगा। इसका ये हो जाएगा m1 l-1 T-2, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हो जाएगा m1 l-1 T-2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दाब का असाई मात्रक है। दाब का असाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। दाब बराबर प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होता है। फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पावर -2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका विमेय सूत्र m0 l0 T-2 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण हो जाएगा। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है वह दर है जिससे कोणीय वेग समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, दीप्त तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई क्या होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई इकाई जो होता है वह क्या होता है, कैंडेला होता है। कैंडेला, कैंडेला जो होता है, केंद्रा दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है। तापमान की एसआई क्या क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ऊर्जा की एसआई क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और शक्ति की एसआई इकाई जो हो जाएगा वह वाट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, तापमान की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। उसके बाद फिर ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और शक्ति का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय इकाई। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में किस भौतिक कारक का मान 6.607015 गुना 10⁻⁻34 जूल हर्ट्ज होता है। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे प्लैंक कांस्टेंट का मान जो है 6.62 गुना 10⁻34 जूल हर्ट्ज इन्वर्स है। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद फिर एवोगाद्रो जो कांस्टेंट होता है इसका मान जो होता है 6.022 गुना 10⁻23 मोल इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद है बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो होता है वह 5.67 गुना 10⁻8 वाट मीटर -2 और K⁻4, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद फिर वान किल्जिंग कांस्टेंट बराबर जो होता है वह 2581 2.80745 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। त्वरण की बीमा होती है, त्वरण जो होता है इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं हम लोग। 12 नंबर को नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। 12 नंबर में एक्सीलरेशन, ACCELERATION, एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सीलरेशन बराबर जो होता है ये वेलोसिटी बटे टाइम होता है, वेलोसिटी बटे टाइम। और वेलोसिटी बराबर जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। और ये टाइम क्या हो जाएगा, 1 बटे टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम स्क्वायर हो जाएगा, टाइम के स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर, और ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर हो जाएगा L हो जाएगा और T हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, T-2। और m क्या है, 0 है, तो m0 L T-1 हो जाएगा, T-2 L 1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, L1 m0 और T⁻2। नेक्स्ट चलते हैं। त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है, त्वरण बराबर जो होता है क्या होता है, त्वरण एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बटे समय। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्या होगा, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रक क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान क्या होता है, केजी होता है, केजी, और भार का क्या हो जाएगा, न्यूटन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है और भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ गया गति, मोशन में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा
तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर होती है। वह क्या इसका आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। दूरी डिस्टेंस जो है किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होती है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु एक वृत्त में गति करती है और अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आती है तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 3 में चलते हैं। एक सीधी रेखा में गति कर रही एक वस्तु पर विचार कीजिए। वह बिंदु से शुरू होती है और बिंदु बी तक पहुंचती है और फिर बिंदु ए पर वापस आती है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 20 मीटर है तो वस्तु निवल से विस्थापन कितना होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बिंदु से जाती है फिर बिंदु बी वापस आ जाती है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वस्तु बिंदु ए से शुरू होकर बिंदु बी तक जाती है और फिर वापस ए पर आ जाती है, तो क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां समान हैं वस्तु का निवल विस्थापन क्या हो जाएगा? बस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 4 में चलते हैं। एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर से नीचे गिरता है, तो पिंड का कुल विस्थापन और पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो कितनी होगी? किसी हम वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं और फिर वो नीचे आता है, इसका विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। और इसकी कुल दूरी जो हो जाएगी 5 मीटर ऊपर फेंकते हैं और 5 मीटर नीचे आएगी, तो वह 5 क्या हो जाएगा? 10 मीटर। इसका दूरी जो हो जाएगा क्या? 10 हो जाएगा। 0 इसका विस्थापन हो जाएगा और 10 मीटर इसका क्या हो जाएगा? इसका दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे किसी व्याख्या देख लेते हैं। विस्थापन एक सीधी रेखा में बदलाव है जो पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच होता है। चूंकि पिंड उसी स्थान पर वापस लौटता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी, इसीलिए उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 मीटर होगा। और पिंड से 5 मीटर ऊपर और 5 मीटर नीचे यात्रा की तो कुल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। नोट, विस्थापन जो होता है प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 5th नंबर में है। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार की किलकित या स्थिर इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से जो कहलाती है वह क्या कहलाती है? घूर्णन कहलाएगी। इसका आंसर व्याख्या देख लेते हैं। जब कोई ठोस पिंड किसी बिंदु पर स्थिर या किलकित होती है तो यह सीधा स्थानांतरण ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। ऐसे में वह केवल उस बिंदु या धुरी के चारों ओर घूम सकता है, जिसे घूर्णन रोटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ जो वह कैसा होता है? उसका पथ जो होता है वह एक ऋजु रेखीय होता है, वह एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका आंसर क्या? डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते इसका व्याख्या देख लेते हैं। समान गति यूनिफॉर्म मोशन जो होता है किसी वस्तु की वह गति है जिसमें वस्तु समान वेग में सीधी रेखा में चलती है और समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है। इस प्रकार की गति में वस्तु का वेग स्थिर रहता है, जिसका अर्थ है कि उसकी गति और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहते हैं और परिणाम स्वरूप त्वरण क्या हो जाएगा? वह 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति में वस्तु का मार्ग सीधी रेखा होता है और रेखीय गति कहा जाता है, इसे रेखीय गति कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक कार सीधे पथ पर चलती है। एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है। कार किस प्रकार की गति है? एक कार क्या चलती है फिर रुक जाती है, वह क्या हो जाएगा? असमान गति हो जाएगा। रुकने पर क्या हो जाएगा? असमान गति हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, क्योंकि कार की चाल समय के साथ बदल रही है, कार धीमी हो रही है और अंत में रुक जाती है, इसी गति असमान कहलाती है। असमान गति में वस्तु की गति समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है, 8 नंबर है। एक गतिमान पिंड प्रत्येक समय में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड में किस प्रकार की गति होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक समान गति हो जाएगा। यदि एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करती है तो यह पिंड क्या हो जाएगा? एक समान गति में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग जो होगा वह क्या होगा? वह होगा ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे जब कोई गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग
ऊपर की दिशा में और सकारात्मक होती है। यदि हम ऊपर की दिशा में सकारात्मक मानते हैं तो समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग घटता है, लेकिन जब तक गेंद ऊपर की ओर जा रही होती है तब तक उसका वेग ऊर्ध्वमुखी और सकारात्मक रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वित्तीय गति का वर्णन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा घड़ी की सुइयों की गति। निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वित्तीय गति का वर्णन किया गया? वह किसमें हो जाएगा? घड़ी की सुइयों की गति में। नेक्स्ट चलते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। घड़ी की सुइयां निश्चित समय में समान कोण तय करती है और निश्चित वित्तीय पथ पर घूमती है, इसीलिए एक समान वित्तीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जब कोई पिंड त्वरणशील होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी, समय और चाल के बीच सही संबंध का अच्छा वर्णन करता है? इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो एनटीपीसी में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ये एनटीपीसी 2025 ये भी एनटीपीसी में पूछा गया, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है। एलपी जो है 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 2 में। तो जितनी सारी क्वेश्चन हम जो किए हुए हैं 2024 से 2025 में जितनी भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए वो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट करें।